एक स्त्री की कहानी, खुद की जुबानी। आज से 30 साल पहले स्त्री की मानसिक पीड़ा का चित्रण करती मेरी कहानी शायद आज भी पुरुष के अहंकारी वर्चस्व से आज़ाद नहीं हो पाई। फरवरी महीने की हल्की हल्की ठंड, कुछ देर पहले बारिश भी हो चुकी थी। मौसम सुहाना और खुशनुमा था। लक्ष्मी जी रोजाना शाम को सोसाइटी के गार्डन में आती थी। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों के समान नन्हे बच्चों को खेलते, भागते, दौड़ते, हंसते, खिलखिलाते देखकर उनका मन आनंद से सराबोर हो उठता था। सच तो यह है कि वह इन पलों का दिन भर इंतजार करती रहती थी। कुछ बच्चों के साथ उनकी आया तो कुछ के साथ उनके दादा दादी। यहीं पर उनकी मुलाकात मंगला जी से हुई थी। वह उनसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। वह उन्हें प्यार से आंटी जी कहने लगी थी। वह बेंगलुरु में अपने बेटे के साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई हुई थी। वह छोटे शहर से थी, इसलिए सबसे बात करने को आतुर रहती थी। रोज रोज की मुलाकातों से उन लोगों के बीच व्यक्तिगत बातें भी एक दूसरे से होने लगी थी। एक दिन दो बच्चों की तोतली बातों को सुनकर वह खिलखिलाकर हंस रही थी और नन्हे से आयुष को अपनी गोद में उठाकर अपनी बाहों में भरकर प्यार करते देख वह बेखास्ता पूछ बैठी थी, आपके बच्चे? उस समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो किसी ने उनके जख्मों को कुरेद कर हरा कर दिया हो। उनकी आंखें छलछला उठी। वह तेजी से वहां से उठकर अपने फ्लैट की तरफ चली गई। काफी देर तक आंसू बहाने के बाद आज लक्ष्मी जी का मन शांत हुआ। पति को खाना देने के बाद आज उन्होंने खाना नहीं खाया, लेकिन पति ने एक बार भी नहीं पूछा, तुम क्यों नहीं खा रही हो? उनका मन बहुत खराब हो रहा था। उनकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वह अपने जीवन से बहुत निराश और हताश हो रही थी। वह पति से केवल सहानुभूति और उनकी भावनाओं को समझने की चाह रखती थी। उनके पति रामन्ना राजेश्वर राव बेड्डियार गहरी नींद में खर्राटे बह रहे थे। यद्यपि कि वह उनके खर्राटों के शोर की वह आदी थी, परंतु आज यह खर्राटे उनके दर्द को बढ़ा रहे थे। वह मन ही मन में सोचने लगी कि ये पुरुष कितना स्वार्थी और अहंकारी होता है। सदैव अपने अहं को संतुष्ट करने के लिए स्त्री पर किस तरह अत्याचार कर बैठता है और कभी भी उस पर महसूस भी नहीं करता है। प्रति पल वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए स्त्री के जबरदस्ती सहयोग की भी कामना करता है। यदि स्त्री मानसिक रूप से भी सहयोग का भाव दिखाती है तो भी उसके अहम को चोट पहुंचती है। आज नींद उससे कोसों दूर चली गई थी, इसलिए वह अपने अतीत में विचरण करने लगी थी। वह सोचने लगी कि जीवन की क्या विडंबना है कि लड़की को जन्म से ही सामंजस्य करते रहने की शिक्षा जीवन घुट्टी की तरह ही पिला दी जाती है। बचपन से ही परिवार में यही सिखाया जाता है कि पुरुष का स्थान स्त्री से कहीं ऊंचा है। परिवार के सभी कार्यों में पुरुष का निर्णय सर्वोपरि रहा है। जब भी कहीं स्त्री ने विरोध प्रकट किया, वहीं से उसका पारिवारिक सामाजिक जीवन उसके लिए चुनौती बनकर रह जाता है। आज लक्ष्मी अपने बचपन के दिनों में उलझ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कल की ही तो बात है। वो अपने घर के बड़े से आंगन में दौड़ दौड़ कर आँख मिचौली और गेंद तड़ी ऊंच नीच खेल रही थी। कभी तितली पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती फिर रही है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। वह अपने माँ बाप की पहली संतान थी, इसलिए परिवार में सबकी लाडली। दादी का दुलारी तो दादाजी की प्यारी। पापा अपनी आंखों से दूर नहीं कर पाते तो माँ अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहती। लाड प्यार से पल रही थी। आंखों के इशारों से इच्छा पूरी की जाती। अभाव क्या होता है यह कभी जाना ही नहीं था। लेकिन अनुशासन के मामले में पापा और दादाजी दोनों ही बहुत कठोर थे। अनुशासन तोड़ने पर कड़ी सजा का प्रावधान था। घर में काम करने वालों को भी काका या अम्मा बोलना होता था। साथ में उन्हें इज्जत की दृष्टि से देखना होता था। दादाजी के हाथ का वह थप्पड़ उन्हें आज भी याद है, जब कृष्ण अम्मा के नाम को बिगाड़ कर उन्हें पुकारा था। तभी से यह सीख मिली थी कि सभी का समुचित आदर करना आवश्यक है। बचपन की यादें धूमिल नहीं हुई थी। स्कूल जाना आज भी याद है। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उन्हें शिक्षा मिली। जीवन का उद्देश्य प्रत्येक स्थान में प्रथम रहना सिखाया गया और वह सदा उसी में ही लगी रही थी। कक्षा में प्रथम स्थान उनके नाम के साथ जुड़ सा गया था। सुमधुर स्वर
स्वर ईश्वर प्रदत्त गुण था। शिक्षिकाओं की चहेती छात्रा बन गई थी। विद्यालय में होने वाले समारोहों की जान हुआ करती थी। उनके गीत के बिना विद्यालय का कोई समारोह पूरा नहीं होता था। अद्यपि कि वह श्याम वर्ण की थी, परंतु उनकी आंखें बड़ी और कंटीली थी। उनमें अनोखा आकर्षण था। केस काले, घने और घुंघराले थे। सब लोग उन्हें सुंदर कहते थे। चूंकि कक्षा में वह सदैव प्रथम आती थी, इसलिए सम्मान पाने की आदत सी हो गई और साथ ही साथ मन में विविधता का भाव पैदा होता गया कि वह सामान्य बालिका न होकर कुछ विशिष्ट है। विद्यालय की शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। सदैव प्रथम आने का नशा लग चुका था, इसलिए वह किताबी कीड़ा बन चुकी थी। उसका परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय में भी उनका वही सिलसिला जारी रहा और वहाँ भी उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उनके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा उठ गया था। उनके चेहरे की चमक और तालियों की शोर की गूंज आज भी उनके कानों में गूंज रही है। स्वयं के लिए न ही उनके मन में कोई इच्छा थी और न ही कोई चाहत और न ही जीवन का कोई लक्ष्य था। बस घर वालों ने जो कहा वही करना था। केवल मन में एक ही भूख थी, सम्मान और विशिष्टता पाने की भूख। और शायद इसी कारण आज निराशा और हताशा की गर्त में डूब उतर रही हूँ। अद्यपि कि मेरा पढ़ा लिखा परिवार था, फिर भी आज से 30 वर्ष पहले मद्रास विश्वविद्यालय में इंग्लिश साहित्य में मास्टर डिग्री में एक लड़की का टॉप करना उनके परिवार, खानदान और यहाँ तक कि पूरे शहर में उन्हें विशिष्ट और महत्वपूर्ण बना दिया। अखबारों में फोटो छपी, बड़े बड़े इंटरव्यूज समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। चारों ओर उनके नाम की धूम हो गई थी। सब जगह एक ही प्रश्न पूछा जाता कि आपकी भविष्य के लिए क्या योजना है, क्या सपना, क्या लक्ष्य है। परंतु इन सब के बाद भी उनमें कोई परिपक्वता नहीं थी। वह स्वावलंबन नहीं था कि अपने भविष्य के विषय में कोई निर्णय स्वयं ले सको। और फिर तो परिणाम वही हुआ जो होना था। संपन्न और रईस परिवारों से उनके लिए रिश्ते आने लगे। चूंकि वह संपन्न आधुनिक विचारों वाले जमींदार परिवार के स्वर्ण पदक प्राप्त कन्या थी, उनका परिवार समाज में प्रतिष्ठित स्थान रखता था, इसलिए रिश्ते भी बहुत में आए। उनके पिता ने टी राजेश्वर राव वेडियार को उनके लिए चुना। वह भी दिल्ली विश्वविद्यालय का स्वर्ण पदक प्राप्त युवक था। कुलीन परिवार, आकर्षक व्यक्तित्व, उच्च पदस्थ अधिकारी को उनके योग्य समझा गया। आज भी उन्हें अच्छी तरह से याद है कि जब वह उन्हें देखने आने वाले थे तो किस तरह से पूरे घर को सजाया संवारा गया था। घर के एक कोनों को सजाया गया था। कहाँ किस रंग के फूल सजाने, किस रंग के पर्दे, कौन सी चादर कहाँ बिछाई जाएगी, सब कुछ करने के लिए पहले से प्लान बनाया गया था। मेवे, मिठाई और फलों का अंबार लगा दिया गया। पकवान और मिठाई की महक से पूरा घर भर गया था। अंत में वह घड़ी भी आई। राजेश्वर अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ आए। थोड़ी औपचारिकता के बाद वह उनके सामने गई थी, लेकिन अम्मा और दादी के निर्देशों को मानते हुए उन्होंने अपनी नजरें नीचे झुका रखी थी। लाज के मारे उन्होंने राजेश्वर को और ठीक से देखा भी नहीं था और फिर उन्हें घर के अंदर भेज दिया गया था। उन दिनों लड़कियों से उनकी राय मात्र दिखावे के लिए पूछी जाती थी। कुछ ही क्षणों में उन लोगों का निर्णय सुनने में आया कि वह पसंद कर ली गई है। घर वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे और सब एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे थे। उनके अच्छे भाई के लिए उन्हें सभी लोग बधाई दे रहे थे। सबको खुश देखकर वह भी उन क्षणों में प्रसन्न थी। वह राजेश्वर की वाग्दत्ता बन गई थी। उनकी प्यार भरे मीठे मीठे पत्र लिखने पढ़ने में दिन बीतने लगे थे। वह मीठे मीठे सपनों में खो गई थी। सब कुछ बहुत सुहावना और मन भावन लग रहा था। वह इंद्रधनुष के सतरंगी सपनों में रात दिन डूबी रहती। वह एक बार मिलने भी आए तो उनकी मीठी मीठी प्यार भरी बातें उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। चूँकि उनकी अपनी कोई सोच ही नहीं थी, अपना कोई वजूद और लक्ष्य नहीं था, ये सब खुश थे तो वह भी खुश थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उनकी खुशी किस में है और वह क्या चाहती है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। वह भी खुशी खुशी जेवर, साड़ियाँ और खरीद कर खुशी हो रही थी। जल्दी ही शादी का दिन भी आ गया और सभी जेवरों और सिल्क की ढेरों साड़ियों से लदी फंदी हुई अपने ससुराल में उन्होंने अपने कदम रखे। उनका ससुराल नाम के लिए आधुनिक विचारधारा का था, वरन वास्तविकता यह थी कि
वह लोग अंधविश्वासी, पुरातनपंथी और कट्टरपंथी थे। उन लोगों की जीवन शैली परंपरावादी और रूढ़िवादी थी। बहू के लिए तरह तरह के नियम कानून थे। उसे साड़ी पहनकर, सिर ढककर घर के कामकाज करना होता था। सुबह सवेरे नहाने के बाद पूजा करना, फिर किचन में जाना होता था। जब घर के सब बड़े लोग नाश्ता कर ले तभी बहू को नाश्ता करने का अवसर मिलता था। राजेश्वर के लिए उनके माता पिता ही सब कुछ थे। जो वह कहते राजेश्वर वही किया करते। किचन में क्या खाना बनना है या उन्हें क्या पहनना है, इस सब का निर्णय उनकी माँ का होता था। कुछ दिन के लिए तो सब अच्छा लग रहा था, फिर मन में रोष होने लगा। यदि वह कभी राजेश्वर से कहती कि कहीं बाहर चलिए या मूवी चलिए तो वह कहते पहले माँ से पूछ लो। वह उन्हें बहुत खराब लगता। धीरे धीरे वहाँ के दिनचर्या और जीवन शैली में उन्हें घुटन महसूस होने लगी। राजेश्वर उन्हें खुश देखना चाहते थे, इसलिए जब वह ज़्यादा उदास होती तो वह उन्हें माँ के पास भेज दिया करते। वहाँ जाकर वह खुली हवा में सांस ले पाती। लेकिन आखिर वह वहाँ कितने दिन रहती। राजेश्वर के बिना उनका मन वहाँ नहीं लगता। वह चाहती थी कि राजेश्वर के बाहों में बाहें डालकर उन्मुक्त होकर आज़ाद पंछी की तरह यहाँ वहाँ घूमूं फिरूं, लेकिन कभी उन्हें ऑफिस का काम होता तो कभी सास का मन नहीं। इस कारण बस मियाँ की दौड़ मस्जिद तक बस माँ के पास से नहीं जाती, वह भी गिने चुने दिनों के ही लिए। चूंकि राजेश्वर प्रशासनिक अधिकारी थे, इसलिए वह बहुत व्यस्त रहते थे। उनका साथ उन्हें मिलता था, लेकिन जिस उन्मुक्तता की उन्हें चाहत थी वह उन्हें नहीं मिल पाती थी। वह दिन भर ऑफिस में रहते और वह घर में रहती। उन दिनों लड़कियों का नौकरी करना शर्मनाक समझा जाता था। दिन भर क्या करूं, ये समझ नहीं आता था। राजेश्वर की पोस्टिंग चेन्नई से बहुत दूर उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ के पास एक छोटे शहर में हो गई। वह खुशी से झूम उठी थी, लेकिन यहाँ आकर उनकी व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई। उनका अकेलापन बढ़ने लगा। वह अपना समय किताबों के साथ बिताने लगी, परंतु निरुद्देश्य किताबें पढ़ना भी ऊब देने लगा। जीवन एक निश्चित दिनचर्या में बंध गया था। तभी उनके शरीर में राजेश्वर की निशानी नवाकुर की आहट सुनाई पड़ी थी। डॉक्टर ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। शुरू की दिनों में ज़्यादा देखभाल की जरूरत है। वह क्षण उनके और राजेश्वर के लिए जीवन के अनूठे अविस्मरणीय पल थे। कई वर्षों के इंतजार के बाद उन्हें मातृत्व के वरदान से उनकी झोली भरने वाली थी। उस दिन वह और राजेश्वर दोनों ही मंदिर गए और भगवान के सामने सिर नवाकर आशीर्वाद मांगा था। राजेश्वर बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी समझ से उस दिन उन्हें ढेर हिदायतें दे डाली थी। तुम कुछ काम मत करना, बस आराम करना, लेटी रहना, आदि आदि। वह मन में भविष्य की कल्पना करती रहती, शिशु के कोमल स्पर्श के सपने देखती। अपने अंदर की हलचल महसूस करके वह अकेले ही मुस्कुरा उठती। बड़े मीठे मीठे प्यारे से दिन थे। राजेश्वर के छोटे भाई वेंकटेश उम्र में उन लोगों से काफ़ी छोटे थे और प्रारंभ से उनके साथ ही रहते थे, इसलिए उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उन लोगों की ही थी। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को दमित करते रहने का प्रयास किया करती थी। अतः संभव घर में सामंजस्य बनाने के लिए अपनी इच्छाओं को दमित करने रहने का प्रयास करती रहती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजेश्वर ने हमेशा अपनी इच्छाओं को ही प्राथमिकता दी। वह अपनी कल्पनाओं में खोई रहती। डॉक्टर की सख्त हिदायत थी कि शुरू के कुछ महीनों तक पूर्ण विश्राम आवश्यक है, अतः बिस्तर से भी उठने की मनाही कर दी थी। तीसरा महीना पूरा हुआ ही था कि राजेश्वर के पिताजी को गंभीर दिल का दौरा पड़ा। वह आईसीयू में एडमिट थे। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। उस समय बदहवासी की हालत थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हवाई यात्रा की उन दिनों कोई व्यवस्था नहीं होती थी। राजेश्वर मजबूरी में उन्हें साथ में लेकर चेन्नई के लिए चल दिए। लंबी दूरी की यात्रा से उनकी आशाओं पर तुषारपात कर दिया। उनके सपने चूर चूर हो गए। वह कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव से वह पूरी तरह टूट गई थी। डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोबारा मातृत्व के लिए लंबे इलाज और देखरेख के बाद ही इनका मां बनना संभव हो सकता है।
किसी विशेषज्ञ की सलाह और उपचार के बाद ही मातृत्व संभव है। उन्होंने राजेश्वर को बहुत मनाने का प्रयास किया, परंतु उनका अहंकारी स्वभाव इसके लिए राजी नहीं हुआ और फिर वह मां नहीं बन पाई। वह उदास रहने लगी थी। उन्हें अपना जीवन लगने लगा। उन्होंने अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह अक्सर गांव में निकल जाती है। वहाँ ग्रामीण महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। उन्हें सफाई और अन्य उपयोगी जानकारी दिया करती हूँ। कुछ महिलाओं को सिलाई सीखने के लिए टीचर की व्यवस्था की है। उनके सिले कपड़ों को बाजार मिले इसके लिए भी प्रयत्नशील ही थी। जल्दी ही पापड़, अचार आदि की कार्यशाला करके उन महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाकर स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही थी। राजेश्वर का उनका घर से निकलकर इन ग्रामीण महिलाओं के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं आता, परंतु अब वह उनकी इन बातों की परवाह नहीं करती। कविताएं और कहानियां लिखती हूँ। अपने अकेलेपन की दुनिया बना ली है, उसी में व्यस्त रहती हूँ। लेकिन उनके मन का अभाव आज भी उनके मानस को कुरेदता रहता है। एक दिन राजेश्वर से बच्चा गोद लेने के विषय में बात की तो उनका मन थोड़ा पिघल उठा और उन्हें भी महसूस हुआ कि यदि वह एक बच्चा गोद ले लेंगे तो उन लोगों का जीवन ही बदल जाएगा। फिर कुछ सोचकर बोले कि वह अपने माता पिता से पहले अनुमति लेंगे, उसके बाद ही निर्णय कर सकेंगे। राजेश्वर की इस बात से वह क्रोधित हो उठी, लेकिन आदत के अनुसार वह मौन रही। जब उन्होंने अपने माता पिता से पूछा तो वह एकदम नाराज होकर बोले, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? किसी दूसरे खानदान और परिवार का बच्चा अपना वारिस कैसे हो सकता है? यदि तुम ऐसा कदम उठाओगे तो उन लोगों की चिता को अग्नि देने के अधिकार से वंचित कर दिए जाओगे। वेंकटेश है, उसके बच्चों को अपना बच्चा समझो। राजेश्वर ने अनमने ढंग से पिता की बात मान ली और वह भाई के बच्चों पर अपना प्यार लुटाने लगे। लेकिन उन्हें उसी दिन से राजेश्वर और उनके परिवार से घृणा हो गई। अदबी कि वह दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दोनों की राहें अलग हो चुकी है। वह अपने ऑफिस और माँ बाप को भाई में उलझे रहते हैं और वह अपनी कविता, कहानी और सामाजिक कार्यों में लगी रहती हूँ। गांव में महिलाओं के बीच दीदी के नाम से लोकप्रिय हो गई हूँ। महिलाएं जब अपने पति के अत्याचारों की कहानियाँ सुनाया करती हैं तो उन्हें लगता है कि जो उनके साथ हुआ क्या वह अत्याचार नहीं है। उन्होंने अपने प्रयासों से गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाया है, जहां शाम को महिलाएं भी पढ़ने के लिए आती हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या लगभग 100 हो चुकी है और शाम को भी महिलाओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। और अब तो पुरुष भी उत्साहित होकर अक्षर ज्ञान और जोड़ना से घटाना सीखने आने लगे हैं। महिलाओं के लिए समय समय पर बड़ी पापड़, अचार और फूड प्रिपरेशन की ट्रेनिंग करवाई जाती है। उनके छोटे छोटे प्रयासों से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। उनका सदा यही प्रयास रहता है कि कोई भी महिला को उनकी तरह ही की पराधीनता वाली स्थिति से ना गुजरना पड़े। हर स्त्री अपने पैरों पर खड़ी हो और वह अपने लिए निर्णय स्वयं ले सके। पहले उन्हें समय यही लगता था कि उनका जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि वह गोल्ड मेडल और तालियों की गूंज उनके कानों में गूंजती थी। लेकिन इन ग्रामीण महिलाओं के बीच काम करने के बाद जीवन की सार्थकता का अनुभव हुआ। अब उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। इन महिलाओं की समस्या का समाधान करने के बाद या उनकी सहायता करने के बाद जो अपार खुशी मिलती है, उसका वर्णन शब्दों के माध्यम से संभव नहीं है। यह अनुभूति है। मंगला जी के 2 शब्दों के सामने आपके बच्चे मातृत्व अनुभूति के लिए वह भरभरा कर रो पड़ी थी। शायद ईश्वर ने उन्हें मातृत्व से इन महिलाओं के हित को ध्यान में रखकर ही वंचित रखा। यह है मेरी कहानी, मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। और बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत प्यारी कहानी है, तो आप सब ज़रूर सुने। और एक स्त्री की ज़िंदगी में ऐसी घटना घटते रहती है, तो आप सबको अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।